Hello everyone, this is Alicia Obroy and welcome to my YouTube channel. So students, हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है बैंकिंग का चैप्टर नंबर 6 एंड दिस इज योर पार्ट नंबर 3. हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस प्लस हमने कंप्लीट क्रेडिट क्रिएशन पढ़ लिया है विच आई टोल्ड यू दिस इज अ 100% टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, आज हम करने वाले हैं सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस. बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट यू रिक्वेस्ट to please like, share and subscribe to my YouTube channel so that there is a motivation which is maintained. So आप प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस. सबसे पहले स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक. देखो बच्चे, सेंट्रल बैंक ना हर एक कंट्री का एक मेन, एक अपेक्स, एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होता है जो उस कंट्री के सारे मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल भी करता है और रेगुलेट भी करता है. ठीक है, सेंट्रल बैंक एक किसी भी कंट्री का अपेक्स या सुप्रीम या मेन इंस्टीट्यूशन है जो उस कंट्री की सारी ट्रांजैक्शंस को या पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है. ठीक है, अब जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल योर HDFC, PNB, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? RBI. रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन दे रहा है? RBI. राइट. अब सेंट्रल बैंक को हम जनरलाइज कर दे तो सारे सेंट्रल बैंक के सेम फंक्शंस हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूके का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, रशिया का है गॉस बैंक, इंडिया का है RBI. फंक्शन सबके सेम ही है, नाम अलग अलग. ठीक है, अगर हम देखें RBI के बारे में समझे या अगर हम बैंक ऑफ इंग्लैंड के फंक्शंस देखें या गॉस बैंक के देखें, सबके सेंट्रल बैंक के सब सेंट्रल बैंक्स के सेम फंक्शंस हैं. ठीक है, अगर हम RBI की बात करें, RBI वाज एस्टैब्लिश्ड on 1st April 1935. An act was passed in 34 and it was established in 1935 and it became nationalized in 1949. ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए. इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI जो सारे कमर्शियल बैंक्स को, सारे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सारे सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. देखो, करंट सबसे पहला फंक्शन जो हर एक सेंट्रल बैंक का होता है वो होता है करेंसी को इशू करना. अब हर एक सेंट्रल बैंक के पास सोल मोनोपोली होती है. सोल मोनोपोली मतलब ओनली वन सिंगल सेलर. सिर्फ सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट एंड इशू करेंसी इन एन कंट्री. उसके अलावा कोई और प्रिंट या इशू नहीं कर सकता. ये इसीलिए वो करते हैं ताकि वो करेंसी की वॉल्यूम पे, मतलब कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, कितना क्वांटिटी होनी चाहिए, कितने नोट्स प्रिंट होने चाहिए, कितने नोट्स नहीं, मतलब उसके ऊपर करेंसी की वॉल्यूम पर और करेंसी पर पूरे कंट्रोल के लिए, मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सारी की सारी करेंसी इशू और सर्कुलेट कर सकता है या मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है. वो है हमारा RBI या हमारा सेंट्रल बैंक. अब ये जो हमारे RBI या जो सेंट्रल बैंक है हमारा RBI, वो जितने भी ₹2 के नोट है या इससे अबव नोट्स है, फॉर एग्जाम्पल ₹2, ₹5, ₹10, ₹200, ₹100, ₹500, ये सारे नोट्स कौन प्रिंट एंड इशू करता है? RBI. और जितने भी हमारे कॉइन्स है या हमारी कह सकते हैं ₹1 का नोट है, वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, सारी पेपर करेंसी RBI इशू करता है, उस पर गवर्नर का साइन होता है. लेकिन सिर्फ मेटालिक करेंसी और ₹1 का नोट, आप जब भी ₹1 का नोट देखोगे ना, उसके ऊपर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेकिन अगर आप ये बाकी करेंसी देखोगे, पेपर करेंसी, उसके ऊपर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, अब ये जो भी बैंक RBI इशू करता है करेंसी, ये इशू करता है अगेंस्ट सर्टेन रिजर्व. मतलब एक उनको भी रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है और उसी रिजर्व के अगेंस्ट ही वो करेंसी को इशू कर सकते हैं. उनको मिनिमम 200 करोड़ का, 200 करोड़ का
जो रिजर्व है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। और उस 200 करोड़ में से भी 115 करोड़ आपका गोल्ड होगा, बाकी आपकी फॉरेन सिक्योरिटीज होगी। और इस सिस्टम को बोलते हैं हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है जी। So this is the minimum reserve amount that RBI has to maintain in the form of reserves before issuing any currency in the economy or the country. So RBI has to maintain this reserve before issuing any currency. अब क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ऐसा क्यों करता है, आरबीआई ने सारा कंट्रोल अपने पास क्यों रखा है? वो इसीलिए रखा है ताकि इकोनॉमी में नोट सर्कुलेशन के दौरान यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अगर हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक बैंक इशू करना शुरू कर दे नोट, तो यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाएगी, लोगों का करेंसी के ऊपर से फेथ खत्म हो जाएगा। पीपल हैव नो फेथ इन द करेंसी और द करेंसी सिस्टम इफ एवरीबडी स्टार्ट्स इशूइंग एंड प्रिंटिंग करेंसी, ठीक है। तो कितनी करप्शन जैसी चीजें, इतने बैड इविल जैसी चीजें आ जाएंगी इकोनॉमी के अंदर, वो नॉट सो रिक्वायर्ड चीजें इकोनॉमी के अंदर होनी शुरू हो जाएगी। सो इकोनॉमी में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, लोगों का करेंसी पे फेथ बना रहे, आरबीआई पूरी के पूरी करेंसी सर्कुलेशन को कंट्रोल करे, इसीलिए सिर्फ एक बॉडी है जिसके पास सारी का सारा नोट सर्कुलेशन का कंट्रोल है, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला मनी सप्लाई का कंट्रोल, इसका मतलब अगर सिचुएशन देखी जाती है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, नोट कम सर्कुलेट करेगा। अगर डिफ्लेशन है, इकोनॉमी में पैसा है ही नहीं, तो आरबीआई ज्यादा, मतलब एज पर द सिचुएशन आरबीआई विल कंट्रोल द मनी सप्लाई और उसी के अकॉर्डिंग पैसे को सप्लाई करे, तो जिससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, लोगों का फेथ बना रहता है, लोगों का ट्रस्ट बना रहता है ऑन द करेंसी। So these are the three reasons why RBI has the sole monopoly of issuing the currency. Next आ गया बच्चों बैंकर टू द बैंक। अब जैसे ना हमारा बैंक कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आर डायरेक्टली डीलिंग विद द पब्लिक। अब जो हमारा काम कमर्शियल बैंक्स करते हैं, वही काम, बैंकिंग काम सेंट्रल बैंक करते हैं गवर्नमेंट के लिए और बाकी कमर्शियल बैंक के लिए, ठीक है। अब हमारे लिए बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक है, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, या हम जनरलाइज कर दे गवर्नमेंट के लिए और कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंक कौन है, आरबीआई है। अब जितने भी गवर्नमेंट के बैंकिंग बिजनेस हैं, मतलब कितना पैसा आ रहा है, किसको पेमेंट करनी है, जो भी डिपॉजिट्स हैं, जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग बिजनेस है गवर्नमेंट के, वो कौन मेंटेन करता है, आरबीआई मेंटेन करता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अकाउंट्स कहां पर है, उनके अकाउंट्स हैं किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक विल मेंटेन एवरीथिंग, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, जिसको पेमेंट करनी है पेमेंट करते हैं, जिसको जहां से जो भी बैंकिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो सब कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, वो किसके पास जाएगा, वो आरबीआई के पास जाएंगे, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन चाहिए, तो बैंक, सेंट्रल बैंक विल प्रोवाइड द क्रेडिट टू द गवर्नमेंट फॉर एनी शॉर्टफॉल। तीसरा फंक्शन है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिसीज फ्रेम करनी है, कोई भी एडवाइजेस देनी है, कोई भी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल मैटर्स पे कुछ भी, कोई भी एडवाइस देनी है, वो सेंट्रल बैंक देता है किसको, गवर्नमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल बजट बना, ऐसा नहीं है निर्मला सीतारमन जी ने बजट फाइल किया दे दिया, ऐसा नहीं है। आरबीआई की प्रॉपर एडवाइजेस ली, इकोनॉमी को स्टडी किया, फिर उसके बाद जाकर बजट बना। तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, दे एडवाइज द गवर्नमेंट सारी की सारी इकोनॉमिक, बैंकिंग, फाइनेंशियल मैटर्स पे, तो उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो भी पॉलिसीज हैं वो फ्रेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट के एजेंट का काम भी करता है। ये तो बहुत ज्यादा नीचे हो गया, ओके, लेट मी कम बैक टू माय स्लाइड, ओके। अब नेक्स्ट इज कि गवर्नमेंट के एजेंट का काम भी करता है सेंट्रल बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करने हैं,
या सिक्योरिटी जैसे ट्रेजरी बिल्स वगैरह बाय करना है, सेल करना है, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी सिक्योरिटीज खरीदने बेचने की, टैक्सेस कलेक्शन की, तो गवर्नमेंट के एजेंट का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बच्चों एक मैं आपको एडवाइस करूंगी, आई जस्ट वांट यू टू प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। आपको ये नहीं करना कि 6 मार्क्स का पूरा चार क्वेश्चन तैयार कर ले, सारे फंक्शंस याद करके चले गए, वो तो करना ही है ऑब्वियसली, वो तो करना ही है। बच्चे हर एक पॉइंट की ना, हर एक जैसे आपका जैसे बैंकर्स बैंक दिया हुआ है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, इनकी अपनी रेलेवेंस है। ये एक एक पॉइंट ना आपको 3 3 4 4 5 5 मार्क्स का आ सकता है। अब जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने, 3 मार्क्स ईच। तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से याद करना और उसके भी अच्छे से मटेरियल याद करके जाना है पेपर के लिए। क्योंकि बोर्ड्स में जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे ना बच्चे, आंसर्स लिखोगे, अगर आपके पास 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपके पास मटेरियल होगा तो आप लिखोगे ना वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में। सो हर एक पॉइंट को इतनी इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स 2 3 मार्क्स का एक अलग अलग क्वेश्चन बन के भी आपके लिए आ सकता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया सेंट्रल बैंक फंक्शंस के बारे में कि गवर्नमेंट के लिए भी एक बैंक है और बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स का भी बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। जैसे गवर्नमेंट के सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन को संभालता है, वैसे ही ये कमर्शियल बैंक्स के भी सारे बैंकिंग बिजनेस को या कमर्शियल बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस को या बिजनेस ट्रांजैक्शन सॉरी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को संभालता है। ठीक है, ये कॉर्ड्स का फंक्शन करता है विथ योर कमर्शियल बैंक्स। लाइक सारे के सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, रेगुलेट करेगा, डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा। सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द मेन एक्सपेक्ट्स सुप्रीम इंस्टीट्यूशन जिसके अंडर सारे कमर्शियल बैंक्स आएंगे। वो सारे कमर्शियल बैंक्स के साथ वैसे ही रिलेशन मेंटेन करके रखता है जैसा कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ मेंटेन करके रखते हैं। तो पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, बैंकर्स बैंक का, कि इट मेंटेन सीआरआर। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है पार्ट नंबर 2, उसमें मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन पढ़ाया था। क्रेडिट क्रिएशन में मैंने आपको ये बताया था कि जितना भी डिपॉजिट्स आपके सेंट्रल बैंक के पास आता है, सॉरी कमर्शियल बैंक के पास आता है, वो सारे का सारा इन द फॉर्म ऑफ लोन नहीं दे सकते। उनको कुछ पैसा रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। उसमें से रिजर्व्स में से जो रिजर्व्स होंगे उनको आरबीआई के पास भी रखने पड़ते हैं और कुछ रिजर्व्स उनको लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में अपने पास भी रखने होते हैं। जो आरबीआई के पास रखेंगे उसको बोलते हैं सीआरआर। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सारे के सारे कैश रिजर्व्स को मेंटेन करके रखता है कमर्शियल बैंक्स के, ताकि वो फ्यूचर में कोई भी अगर उनको जरूरत हो, लाइबिलिटी हो, क्राइसिस आए, तो वो उनको रिजर्व्स देकर उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? जितने भी कैश रिजर्व्स हैं कमर्शियल बैंक के अपने पास होल्ड करके रखता है। दूसरा आ गया कि अगर हमारे कमर्शियल बैंक्स को अगर लोन्स की जरूरत है तो वो किसके पास जाएंगे? वो आरबीआई के पास जाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। तो सेंट्रल बैंक उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके उनको क्या देता है? लोन्स देता है, उनकी लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए भी, उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए भी। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्लियरिंग हाउस फंक्शन। लाइक अगर हमें अपने चेक्स को क्लियर करवाना होता है तो हम किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास, अपना चेक क्लियर करवाते हैं, पेमेंट लेते हैं। अगर कमर्शियल बैंक को अपने चेक क्लियर कराने हैं तो वो किसके पास जाएगा? वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही कमर्शियल बैंक्स को चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम आगे भी अभी फिर से समझेंगे। क्लियरिंग हाउस की एक और फंक्शन है जो पूरा मैंने आगे समझाया हुआ है। फोर्थ पॉइंट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब अगर कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी पड़ जाए, उनको कहीं से कोई सहारा ना मिले, तो वो लास्ट रिजॉर्ट समझ के किसके पास जाते हैं? सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं टू गेट द फाइनेंशियल अकोमोडेशन। सो सेंट्रल बैंक central banks acts as a last resort for all the commercial banks in case of emergency. So they will provide them with this loan against approved securities. तो जब भी
लोन देंगे, उसके अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज उनको लोन देंगे, और कोई भी सिचुएशन हो इमरजेंसी की, उनकी हेल्प करेंगे ताकि वो अपनी सिचुएशन से को स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के पास आखिरी सहारा कौन सा है? सेंट्रल बैंक ही है, वो ही उनका लास्ट रिजॉर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब बच्चे एक बात मेरी समझ लीजिए ध्यान से, ये वाला जो ना कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये मैं 6 मार्क्स का नेक्स्ट पार्ट में आपको वैसे भी समझाने वाली हूँ। ठीक है, ये मैं पूरा इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, कैसे सप्लाई बढ़ेगी, कैसे घटेगी, वो हम सब समझेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब कभी पैसा ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन हो गई, डिफ्लेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर क्रेडिट को कम किया जाता है क्योंकि पैसा ऑलरेडी इकोनॉमी में ज्यादा है, और डिफ्लेशन के टाइम पे बढ़ा दिया जाता है। तो पैसा इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, क्रेडिट को किस तरीके से कंट्रोल करना है, वो सारे का सारा कंट्रोल किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। ठीक है, वो जैसे ही इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, उससे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी घटेगी कमर्शियल बैंक्स की, और डायरेक्टली इकोनॉमी में एज अ मेजर वो यूज किया जाएगा इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ये पॉइंट नहीं अच्छे से समझ आया, तो जो मैं नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगी आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हमने 6 मार्क्स के हिसाब से ये पॉइंट प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट 5th पॉइंट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब देखो, इसको एग्जाम्पल से समझाया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक ए को 10,000 का चेक मिला जो बैंक बी ने उनको दिया, और बैंक बी को 15,000 का चेक मिला जो बैंक ए ने दिया। अब ये आपस में तो क्लियर करेंगे नहीं, ये दोनों अपने चेक्स क्लियर करवाने किसके पास जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि इन दोनों के अकाउंट्स क्या है? किसके पास है? सेंट्रल बैंक के। सारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स किसके पास होते हैं? सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। तो ये किससे इंडिपेंडेंटली रियलाइज करवाएंगे अपना चेक? किसके पास? सेंट्रल बैंक। सो क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब चेक क्लियर करवाना, दोनों बैंक्स के अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक इनके चेक्स को क्लियर कर देगा, रियलाइज करवा देगा। ठीक है, एंड द लास्ट फंक्शन इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बच्चे फॉरेन एक्सचेंज वर्ड से घबराना नहीं, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है इट इज द अदर नेम विच इज गिवन टू फॉरेन करेंसी। जैसे हमारे लिए फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर्स है, ये सब। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? जितनी भी फॉरेन करेंसी है या हमारा गोल्ड है, उन सबको कंट्रोल करके रखता है, देखता है इट कीप्स आए, कितना यार पैसा आ रहा है, कितने डॉलर्स आ रहे हैं, कितने डॉलर्स जा रहे हैं, कितना गोल्ड आ रहा है, जा रहा है। सो ये पूरी क्लोज वॉच रखता है सारी की सारी करेंसी के ऊपर, और वो मैनेज कर कोशिश करता है कि मैनेज मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, 1 रुपी 100 रुपीज इक्वल्स टू $1, $1 की वैल्यू बढ़ गई है, 100 हो गई है, 99 हो गई है, अब तो बढ़ रही है वैसे भी। तो आप ये सारे का सारा मैनेज करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि हमारी करेंसी ज्यादा डेप्रिसिएट ना हो जाए, करेंसी की वैल्यू इस टाइम पे कितनी है, कितनी होनी चाहिए, वो सारी का सारा कंट्रोल किसके पास है? आरबीआई के पास है। आरबीआई सब कुछ मैनेज करता है, अपने पास रिजर्व्स रखता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखता है, गोल्ड रखता है, और पूरा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कंट्रोल है वो अपने पास रखता है। ठीक है, नाउ these were the functions of the central bank which are very 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 important for examination point of view। एक दो फंक्शन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, now this is a basic difference between central bank and commercial banks। central banks आपको as already discussed main body है जो सारे का सारा financial system control कर रही है, और commercial banks क्या है? they are dealing with the general public, giving them loans, accepting their deposits। these are the functions of the commercial bank। उसके बाद इसका सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों का वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, और इसका है टू अर्न प्रॉफिट्स। ये हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। उसके बाद अगर हम देखें, सेंट्रल बैंक की डायरेक्ट डीलिंग पब्लिक के साथ नहीं होती, कमर्शियल बैंक्स की डायरेक्टली पब्लिक के साथ होती है। क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है एज डिस्कस पिछले पार्ट में कमर्शियल बैंक्स करते हैं, और क्रेडिट कंट्रोल करने का फंक्शन कौन करता है जो हम अगले पार्ट में करेंगे? वो है आरबीआई। सारी करेंसी इशू आरबीआई करता है, कमर्शियल बैंक्स कभी इशू करेंसी नहीं कर सकते। आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स, एंड कमर्शियल बैंक इज द बैंकर टू द जनरल पब्लिक ओनली। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे व्हाट आर द मॉनेटरी मेजर्स, एंड दिस इज ऑल्सो
I would say very, 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 very important topic. 100,000% it will come in your examination. So ये हम करेंगे discuss अगले part में, which will be part number 4. So till then, stay tuned. Please subscribe to my channel. Hit the like button, bell icon, because your likes and subscriptions will give me motivation to make more such videos. And do write in the comment sections if in case of any queries, and what was your experience learning. Thank you so much. Thank you everyone.